हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर का टॉपिक लेंगे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 जो हमारा टॉपिक चल रहा था। हम बात कर रहे थे जो 1919 का सुधार अधिनियम जो लागू किया गया था, जिसमें कुछ ऐसे प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई थी, है ना। और कुछ ऐसी सुधार लाने का प्रयास किया गया था, जिसके आधार पर भारतीयों को कुछ संतोष मिल जाए। तो इस अधिनियम के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थीं, उनको पूर्व की तरह ही रहने दिया गया था। उनकी शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था, उनकी शक्तियां कुछ कम नहीं की गई थी, लेकिन कुछ केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में कुछ सुधार कर दिए गए थे। जैसे कि कार्यकारिणी पे से पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया था, और भारतीय उच्च न्यायालय के वकील जिनको काम करते हुए 10 साल हो गए हों, उन्हें परिषद का लॉ मेंबर होने के योग्य ठहरा दिया गया था। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो पहले भारतीय लॉ सदस्य बने थे। फिर कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई थी, लेकिन व्यवहार में जिन व्यक्तियों को कार्यकारिणी परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया था, वे जनता के प्रति प्रतिनिधि न होकर सरकार के प्रति प्रतिनिधि थे। तो इसलिए इस सुधार का कुछ बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर इस एक्ट के द्वारा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के जगह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रावधान रखा गया या उसकी व्यवस्था की गई, और इन दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा या राज्य परिषद रखे गए, जिसमें 143 सदस्य थे केंद्रीय विधानसभा में, और 103 का चुनाव, बाकी मनोनीत। और मनोनीत सदस्यों की भी संख्या, जिसमें 25 सरकारी और 15 गैर सरकारी, और 103 निर्वाचित सदस्यों में 51 जो थे वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से थे, 32 सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्रों से थे। तो ऐसे ही इस आधार मानकर इस द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का जो निर्णय था वो लिया गया। अब लेकिन गवर्नर जनरल के द्वारा जो सदस्य मनोनीत होते थे, उनका प्रभाव जो था उस पर कहीं ना कहीं बहुत अधिक ज़्यादा था, और सांप्रदायिकता के आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली थी उसकी भी प्रक्रिया तेज़ हो रही थी। फिर इस मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतीय और केंद्रीय शासन के परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कुछ शिथिलता का सुझाव दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उसको स्वीकार कर लिया गया। अब गृह सरकार के नियंत्रण में कमी करने के लिए भारत मंत्री के अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन यह माना गया कि धीरे धीरे जो है उनके नियंत्रण जो है वो कम हो जाएगा। उसी के साथ साथ यदि गवर्नर जनरल और व्यवस्थापिका किसी भी विषय को लेकर, केंद्रीय व्यवस्थापिका किसी भी विषय के संदर्भ में यदि उनमें आपस में परस्पर सहमति नहीं होती है, तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इसी आधार पर प्रांतीय शासन के हस्तांतरित क्षेत्र में गृह सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर इस एक्ट के द्वारा कुछ ऐसा सुधार भी लाया गया कि भारत परिषद को समाप्त किया जाए, और भारत परिषद को समाप्त करने की भारतीय जो मांग थी उसको तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए गए। जैसे कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई, और आधे सदस्य इसमें ऐसे होने चाहिए जो नियुक्ति तिथि के समय पूर्व
पूर्व भारत में कम से कम 10 वर्ष रह चुके हों और इस देश को अपनी नियुक्ति की तिथि के 5 वर्ष से अधिक पूर्व न छोड़ा हो। फिर इस एक्ट के द्वारा केंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त किया गया जो लॉर्ड कर्जन के समय काफ़ी चरम सीमा पर थी। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि केंद्रीय सरकार के नियंत्रण से हटाकर उसको प्रांतीय सरकार को दे दिया गया, है ना। और इसी आधार पर जो शक्ति का विभाजन था इस अधिनियम के आधार पर वो भी किया गया। ऐसे विषय जिनका संबंध संपूर्ण भारत या अंतर प्रांतीय हितों से था वो केंद्र के अधीन रखे गए, और ऐसे विषय जिनका संबंध प्रांतों से था वो प्रांतों के अधीन रखे गए। केंद्र ने अपने पास ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को रखा जैसे विदेश संबंधी विषय, सेना, रेल, डाक तार इत्यादि, और प्रांतीय विषयों में ऐसे विषयों को रखा गया जैसे सार्वजनिक कार्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा, सिंचाई, राजस्व कर, कृषि, जंगल आदि, न्याय व्यवस्था, जेल, है ना। फिर इस एक्ट के द्वारा जो निर्वाचन प्रणाली में कुछ, मताधिकार की प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया गया, जैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया का सूत्रपात किया गया, मताधिकार का प्रतिशत बढ़ा दिया गया, है ना। भारत के लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन क्योंकि इस मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में जो सांप्रदायिक के आधार पर जो चुनाव प्रणाली थी उसकी काफ़ी आलोचना की गई, भर्त्सना की गई, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा न केवल मुसलमानों के लिए इस पद्धति को बनाए रखा बल्कि इस पद्धति को पंजाब में सिखों के लिए भी रखा गया। 3 प्रांतों को छोड़कर शेष राज्यों में यूरोपियन के लिए, 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीयों के लिए और 1 प्रांत में भारतीय ईसाइयों के लिए इसे लागू किया गया। फिर इस देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट में एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव भी दिया गया था, और 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई। अब इस मंडल की जो सदस्य संख्या 121 थी, जिसमें 109 अधिक महत्वपूर्ण देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और 12 सदस्य कम महत्वपूर्ण रियासतों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। इस मंडल का जो प्रधान था वो वायसराय था, और मंडल जो था वो वास्तव में एक परामर्शदात्री सभा के ही इक्विवेलेंट या उसके समान था। अब ये जो एक्ट था वो एक हम जिसे कहें ना कि एक समसामयिक परिस्थितियों में एक सुधार का एक आयोजन था और एक अल्पकालीन एक उपाय था। जैसा कि लॉर्ड मेस्टन ने कहा, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। और ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए स्वयं मॉन्टेग्यू ने कहा था, यह तो अंतरकालीन उपाय है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच में यह एक प्रकार का पुल है। तो इस प्रकार से ये एक 1919 का जो अधिनियम था, जो एक्ट था, जिसने केंद्रीय सरकार के कुछ मूलभूत ढांचे में कुछ परिवर्तन किए, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे नहीं थे जिनके आधार पर कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो दिखाई दे सके, क्योंकि केंद्र में पहले की तरह ही अनुत्तरदायी शासन जो था वो यथावत बना रहा। गवर्नर जनरल को पहले की तरह ही बहुत सारी शक्तियां जो मिली हुई थी वो शक्तियां उनको वैसी ही मिलती रहीं।
कार्यकारिणी परिषद के गठन में कुछ परिवर्तन किया गया और करते हुए इस परिषद में भारतीयों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। केंद्रीय व्यवस्थापिका का जैसे विस्तार कर दिया गया है ना, और उसे अधिक प्रतिनिध्यात्मक बना दिया गया। इसी के साथ साथ जो 1919 का जो एक्ट था उसके आधार पर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन जो था वो इस एक्ट के द्वारा जो है वो संचारित हुआ या दिखाई दिया। इसी संदर्भ में जो द्वैध शासन प्रणाली थी, उस द्वैध शासन प्रणाली की जो प्रक्रिया थी और उसकी जो स्थापना थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर्स के बाद से ही उत्तरदायी शासन की स्थापना की जो मांग थी वो चली आ रही थी और धीरे धीरे इस मांग ने बहुत ही तेज़ी पकड़ ली थी और भारतीयों और द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना जो भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में उत्तरदायी सरकार प्रदान करने के लिए ज़रूरी समझी गई। इसके लिए ये दोहरे शासन की जो व्यवस्था थी वो 1919 के एक्ट में की पृष्ठभूमि में या उस अधिनियम में इस प्रणाली को शामिल किया गया। द्वैध शासन का अर्थ है, अंग्रेज़ी में हम कहें कि ग्रीक में इसको कहा जाता है द्वैध शासन को। आंग्ल पर्यायवाची शब्द जो है वो है डायरकी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, डाई और आर्की, है ना, जिसका मतलब होता है दोहरा शासन, है ना, दोहरा शासन। तो प्रांतीय शासन को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया और दोनों क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो दो ऐसे पदाधिकारों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में विभिन्नता हो। तो इसलिए 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और इसके लिए प्रांतीय विषयों को शासन को दो भागों में विभाजित किया गया, है ना, दोहरा शासन, जिससे प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो आरक्षित या रक्षित और दूसरे हस्तांतरित, है ना। और फिर जो द्वैध शासन का जो एकमात्र उद्देश्य था वो यही था कि कुछ विषयों में भारतीयों को प्रांतीय क्षेत्र में एक उत्तरदायी शासन या सरकार की स्थापना कर दी जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो द्वैध शासन प्रणाली का जो क्रियान्वयन हुआ वो 1 अप्रैल 1921 को भारत के 8 प्रांतों में बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे लागू किया गया। और 1935 का जब एक्ट लाया गया ये तब समाप्त हुई। आगे चलकर जब हम 1935 का एक्ट पढ़ेंगे तब इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। अब द्वैध शासन प्रणाली को 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी लागू किया और इस प्रकार 16 वर्ष तक यह प्रयोग किया गया। लेकिन द्वैध शासन को प्रारंभ से ही विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रयोग को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। मध्य प्रांत और बंगाल में संवैधानिक अवरोध की कहीं ना कहीं स्थिति उत्पन्न हुई और अन्य प्रांतों में भी गवर्नर और उत्तरदायी मंत्रियों के बीच निरंतर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही और 16 वर्ष के प्रयोग में यह स्पष्ट हो गया कि द्वैध शासन प्रणाली में या द्वैध शासन की जो योजना बनाई गई थी उसमें कुछ न कुछ अंतर्निहित दोष हैं, क्योंकि जो रक्षित विषय रखे गए थे वो गवर्नर के प्रति, जो कार्यकारिणी थी वो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी, है ना। तो इसलिए कुछ न कुछ रक्षित और हस्तांतरित विषयों की शक्तियों को लेकर भी उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास और अंतर्निहित दोष की स्थिति थी। इसलिए यह योजना जो थी वो बहुत अधिक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकी।